हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएनएसएस के अंदर जो पहले सीआरपीसी था, प्ली बार्गेनिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपसे एक ऑफेंस हो जाता है। आप एक चोरी की प्रॉपर्टी को खरीद लेते हो, ये जानते हुए भी कि वो चोरी की है, फिर भी आप खरीद लेते हो और आप पकड़ लिए जाते हो। तो अगर कोई इंसान चोरी की प्रॉपर्टी जानबूझ के खरीदता है, ये जानते हुए कि भी वो चोरी की है, तो ये एक ऑफेंस है। बीएनएस के अंदर भी और आईपीसी के अंदर भी। बीएनएस के अंदर सेक्शन 317 सब सेक्शन 2 में ये एक ऑफेंस है और इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब जब आपको रंगे हाथों पकड़ लिया गया, वहां पे एविडेंसेस भी मिल गए, विटनेसेस भी मिल गए। आपके पकड़े जाने के बाद आपको चार्ज किया गया जानबूझ के चोरी की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अब आप सोचने लगे कि यार, आप तो बिजनेसमैन हो, अब आपको चोरी की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चार्ज कर दिया गया। अब कोर्ट में ट्रायल चलेगा, मुझे बार बार कोर्ट में आना पड़ेगा, ये तो ट्रायल पता नहीं कब तक चलता रहे, इससे तो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से इफेक्ट में आ जाएगी। और आप ये जान रहे हो कि आपके अगेंस्ट एविडेंसेस भी मौजूद है, विटनेसेस भी मौजूद है। आपने सोचा कि शायद कोई ऐसा सोल्यूशन हो कि जिसके जरिए हमें इतने लंबे ट्रायल से ना गुजरना पड़े कोर्ट के। तो आपके लॉयर ने आपको एक एडवाइस दिया, वो ये कि अगर आप जान रहे हो आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, सारे एविडेंसेस भी मौजूद हैं, विटनेसेस भी मौजूद हैं, तो एक रास्ता आपके पास है। आप ऐसा कर लो, आप कोर्ट के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एक एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट के अंदर आप गिल्टी प्लीड कर दो। मतलब कि एक्सेप्ट कर लो कि हां, आपने चोरी की प्रॉपर्टी खरीदी है। प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करने मत दो, आप खुद ही एक्सेप्ट कर लो। खुद एक्सेप्ट करो, लेकिन एक शर्त पे कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे लाइटर सेंटेंस दी जानी चाहिए। उसके अंदर 3 साल तक की सजा है, मुझे लाइटर सेंटेंस, 2 महीना, 3 महीना, कम से कम सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। आपके लॉयर ने आपको यह एडवाइस किया, आप परेशान मत हो। अगर आप इसके अंदर कुछ एडमिशन करते हो, यानी कुछ चीजें एक्सेप्ट करते हो, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करी जाएंगी। आपको लगता है तो इसकी बात में दम है, इतने लंबे ट्रायल से गुजरने से बेहतर है ऐसा है मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं। आप कोर्ट में एप्लीकेशन देते हो, कोर्ट जो है आपको इन कैमरा एग्जामिन करता है, उसके बाद नोटिस भेजता है दोनों पार्टीज को। किस लिए नोटिस भेजता है? कि आप लोग बैठ के अपना एग्रीमेंट कर लो, कुछ सेटलमेंट कर लो, जो आपके बीच में डिसाइड होता है उसके बेसिस पे कोर्ट जो है जजमेंट पास कर देगा। आप बैठते हो, दोनों पार्टीज बैठती है साथ में, यानी प्रोसिक्यूशन हो गया, अक्यूज्ड हो गया, विक्टिम हो गया, ये साथ में बैठते हैं। उसके बाद सेटलमेंट हो जाता है, आप जो है उसके अंदर अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर आपसे आपका सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट होने के बाद आप अपना सेटलमेंट कोर्ट को सौंपते हो, उसके बाद कोर्ट जो है उसके अंदर जजमेंट पास कर देता है। कोर्ट जो है आपको 1 हफ्ते के लिए जेल में भेज देती है। अब सोचिए, कहां 3 साल तक की सजा हो सकती थी और कहां 7 ही दिन में आपका काम हो गया। तो ये जो आपने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देने के बाद ट्रायल से पहले जो सेटलमेंट किया प्रोसिक्यूशन या विक्टिम के साथ, इसी को कहते हैं प्ली बार्गेनिंग। आइए अब हम लोग समझते हैं कि प्ली बार्गेनिंग का क्या प्रोसीजर होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है प्री ट्रायल नेगोशिएशन। ट्रायल के शुरू होने से पहले नेगोशिएशन होना बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन। अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन के बीच में एक नेगोशिएशन, सेटलमेंट, अग्रीमेंट between the accused and the prosecution or the victim in which accused agrees to plead guilty। जिसके अंदर अक्यूज ये तैयार हो जाता है कि मैं गिल्टी प्लीड करने को तैयार हूं, मतलब मैं उन चार्जेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं फॉर अ लाइटर सेंटेंस, लेकिन मुझे जो है इसके अंदर कम से कम सजा मिलनी चाहिए। इसे बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। अब ये चैप्टर 23 बीएनएसएस के अंदर आता है, सेक्शन 289 से 300 के बीच में डिस्कस है बीएनएसएस में, और सीआरपीसी के अंदर चैप्टर 21A के अंदर था और सेक्शन 265A से 265L के बीच में डिस्कस। आइए अब हम लोग समझते हैं इस प्ली बार्गेनिंग के प्रोसीजर को। देखिए, अब ये प्ली बार्गेनिंग इनिशिएट कैसे होता है कोर्ट के अंदर, किस तरीके से ये प्ली बार्गेनिंग शुरू होती है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देना पड़ता है। कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी जाती है। कौन देता है एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन देता है अक्यूज्ड पर्सन। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आपका अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, तो इसमें आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दोगे प्ली बार्गेनिंग के लिए, ठीक है। तो अक्यूज पर्सन देता है, किस कोर्ट में देगा? जिस कोर्ट के अंदर केस जो है पेंडिंग होगा आपका, उसी कोर्ट में आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन दोगे। अब बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 290 में यह बता दिया गया है कि 30 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम होने के ये आपको एप्लीकेशन देनी होगी कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग के लिए, ठीक। अब जब आप ये एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में, तो उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, क्या लिखोगे आप? उस एप्लीकेशन के अंदर आप ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दोगे केस का, ठीक। उसके साथ साथ ये एप्लीकेशन के साथ साथ आप एक एफिडेविट फाइल करोगे। उस एफिडेविट में क्या होगा कि आप ये बताओगे कि ये एप्लीकेशन आप वॉलंटरली फाइल कर रहे हो, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं करी है।
उसके साथ साथ इससे पहले आपको सेम ऑफेंस के लिए प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहली चीज, आपने एप्लीकेशन फाइल करी कोर्ट में। अब जब आपने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी, कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन रिसीव करी, रिसीव करने के बाद कोर्ट क्या करेगा, इशू करेगा नोटिस। अब नोटिस इशू करेगा, किसको नोटिस भेजेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या कंप्लेनेंट को, उसके साथ साथ अक्यूज्ड पर्सन को भेजेगा। आपको बुलाएगा एक डेट लगा के, जब आप आ जाओगे उसके बाद जो अक्यूज्ड होगा, यानी जो अक्यूज्ड होगा, यहां पे नोटिस भेजने के बाद जब आप आ जाओगे तो जो अक्यूज्ड होगा उसको इन कैमरा कोर्ट एग्जामिन करेगा। इन कैमरा मतलब प्राइवेटली, ओपन कोर्ट में नहीं, प्राइवेटली एग्जामिन करेगा अक्यूज्ड को। क्यों एग्जामिन करेगा, यह समझने के लिए कि ये एप्लीकेशन जो फाइल कर रहा है इसने वाकई में वॉलंटरली फाइल करी है कि नहीं करी है। उसके साथ साथ इससे पहले तो उसको कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज के लिए वो मेक श्योर होगा, तो वो एग्जामिन करेगा अक्यूज्ड को। ठीक, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया कि ये एप्लीकेशन वॉलंटरली फाइल करी गई है, अपनी स्वयं इच्छा से फाइल करी गई है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के लिए टाइम देगा। यानी म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन मतलब एमएसडी, यानी कि सेटलमेंट के लिए, एग्रीमेंट के लिए। किसको किसको, प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड को, कि आप जो है इसके अंदर अपना सेटलमेंट करो। अब इसमें वो 60 दिन के अंदर जो है ये चीज करेगा कि जब उसने अक्यूज्ड को एग्जामिन किया इन कैमरा, उसके बाद उसको ये लगा कि उसने ये एप्लीकेशन वॉलंटरली फाइल नहीं करी है, और या इससे पहले भी वो प्रीवियसली कॉन्विक्ट हो चुका है इसी सेम ऑफेंस के लिए, तो फिर क्या होगा, आपकी प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन होगी या अक्यूज की जो एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। जब वो यहां पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी तो केस जो है जैसे नॉर्मल चलता है वो उसी तरीके से केस चलने लगेगा। तो अब मान लीजिए कि ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन यानी ये एग्रीमेंट और सेटलमेंट जो है वो होता है पार्टीज का। अब अगर ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन वर्कड आउट कर जाता है, यानी ये वर्क कर गया, हो गया सेटलमेंट, हो गया एग्रीमेंट, तो कोर्ट जो होगा फिर उसी के मुताबिक प्रोसीड करके केस को डिस्पोज ऑफ करेगा। फिर इसके अंदर कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाएगा। इसमें कोर्ट का अगर फाइनल जजमेंट आ जाएगा तो इसमें फिर कोई अपील नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद आपके पास क्या रास्ता खुला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल लीव पिटीशन में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो आर्टिकल 136, या हाई कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 226, 227 के अंदर, जो बताया गया है सेक्शन 295 ऑफ बीएनएसएस के अंदर। ठीक है, अब ये जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन होगा इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अक्यूज्ड और विक्टिम। अब मान लीजिए कि अगर ये जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन था, यानी जो सेटलमेंट और एग्रीमेंट था, ये वर्कड आउट नहीं किया, बात नहीं बनी, तो उस जगह पे ये जो प्ली बार्गेनिंग होगा इसका जो प्रोसीजर चल रहा होगा ये रुक जाएगा। फिर कोर्ट जो होगा फिर वापस इसी स्टेज पे जब एप्लीकेशन फाइल करी गई थी इसी स्टेज से केस को कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ चीजें यहां पे समझने वाली हैं कि कुछ जगहों पे कुछ सर्कमस्टांसेस में ये प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होगा, यानी उस जगह पे प्ली बार्गेनिंग का प्रोसीजर नहीं चलेगा। कब कब नहीं चलेगा, अगर ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक, तो उस जगह पे ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, ऐसे ऑफेंसेस जो पनिशेबल विद डेथ, जिनके अंदर डेथ सेंटेंस बताई गई है, लाइफ इंप्रिजनमेंट बताई गई है, जैसे मर्डर का ऑफेंस हो गया, या जिसके अंदर इंप्रिजनमेंट 7 साल से ज्यादा है, तो यानी हर वो ऑफेंस जिसमें इंप्रिजनमेंट यानी इंप्रिजनमेंट जो है 7 साल से ज्यादा है उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं चलेगी, यानी उस जगह पे प्ली बार्गेनिंग का प्रोसीजर नहीं चलेगा। उसके अलावा अगर कोई ऑफेंस जो है वो अफेक्ट कर रहा है वेमेन को, चिल्ड्रन को, उस जगह पे भी प्ली बार्गेनिंग का प्रोसीजर नहीं चलेगा, यानी उस जगह पे नॉर्मल ट्रायल चलेगा, जो सजा बताई गई है उसके अकॉर्डिंग जो है सजा दी जाएगी। ये कहां बताया गया, सेक्शन 289 बीएनएसएस के अंदर। अब इसके अंदर सेक्शन 293 में एक चीज और दे दी गई है बीएनएसएस के अंदर कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर मिनिमम सेंटेंस बताई गई है तो उस जगह पे कोर्ट जो है उसकी हाफ सजा देगा। अगर मान लीजिए कि जो अक्यूज्ड है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उससे पहले उसको किसी भी ऑफेंस के लिए कभी सजा नहीं हुई है, तो फिर वो घट के 1/4 हो जाएगी। वहीं पे अगर मान लीजिए कि उस ऑफेंस में मिनिमम सेंटेंस नहीं दी गई है, मिनिमम सेंटेंस नहीं बताई गई है कि मिनिमम 3 साल होनी चाहिए, तो उस जगह पे दूसरे केसेस में जो उसको सजा दी जाएगी, जो भी सेंटेंस होगी, जो भी पनिशमेंट होगी उसकी 1/4, और अगर वो फर्स्ट टाइम होगा तो उस जगह पे 1/6 हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट चीज, एक चीज और समझने वाली है। अब आप ये सोच रहे होगे कि एप्लीकेशन के अंदर कोई इंसान गिल्टी प्लीड करे फिर बाद में वही फंस जाए,
मान लीजिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही, वही फंस जाए, तो देखिए इसके लिए भी सोल्यूशन है। सेक्शन 299 जो है बीएनएसएस का, इसके अंदर साफ तौर पे बोल दिया गया है कि कोई भी फैक्ट्स या स्टेटमेंट आपने जो एप्लीकेशन के अंदर दिए होंगे, इसको किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर उसका इस्तेमाल होगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये जो तरीका है तो इसका मतलब जो है हमारे यहाँ ये बहुत इस्तेमाल होता होगा। देखिए हमारे यहाँ ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, जो स्टैटिस्टिक्स है उससे पता चलता है कि इसका इस्तेमाल 1% से भी कम है हमारे देश में। क्यों ऐसा होता है, इसकी भी कई वजह है। देखिए कई बार जो अक्यूज होते हैं वो सोचते हैं कि हम क्यों एक्सेप्ट करें, काफी लंबा ट्रायल चलेगा, वो लोग सोचते हैं कि इससे बेहतर है ट्रायल से गुजर जाओ, ट्रायल चलेगा इतना लंबा, कोई और रास्ता निकल आएगा, सोल्यूशन निकल आएगा, होगा, उसके बाद अपील कर देंगे, इसी तरीके से केस चलता रहेगा, आप छूट जाएंगे, क्योंकि एक्विटल रेट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। तो एक तो ये वजह से, दूसरी चीज बहुत सारे लोग गिल्टी प्लीड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लग जाएगा, किसी ने चोरी करी होगी उसके ऊपर इल्जाम लगेगा कि उसने चोरी करी हुई है। तो इन सारी वजहों से हमारे यहाँ ये जो प्ली बार्गेनिंग है इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है।